नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण इस सीरीज में, जिसमें हम कक्षा 10 की जो आपकी पुस्तक है कला संस्कृति की, राजस्थान में एक नई पुस्तक जो लगी है, उस पुस्तक से संबंधित जितने भी सवाल बन सकते हैं उन सभी पर विचार विमर्श करेंगे। पूरा हम डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। जिस तरीके से अन्य क्लासेज में आपको गाइडों के माध्यम से वैसे पढ़ाया जाता है, वैसे नहीं, इसमें लाइन टू लाइन हम लोग इस विषय पर बातचीत करने वाले हैं कि कैसे आपकी परीक्षाओं में इस पुस्तक से अधिकांश सवाल अब तक की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये कक्षा 10 जो है उसकी पुस्तिका है। आप लोग आराम से इस पुस्तक को देख भी सकते हैं। कक्षा 10 जो है उस क्लास में ये है पुस्तक जो है वो वर्तमान में राजस्थान बोर्ड में लगी हुई है। तो बिना किसी देरी के मैं आज इस क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। उसकी वजह मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि इस पुस्तक से अब तक की जितनी भी भर्ती परीक्षा राजस्थान में आयोजित हुई है इस पुस्तक के आने के बाद, उसमें अधिकांश सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। तो इस किताब को कम से कम आपको 7 से 8 बार पढ़ लेना चाहिए, मेरा यह मानना है, और मैं बहुत अच्छे से इस पुस्तक को पूरा पढ़ाने की आपको कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। सबसे पहले ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो पिछले दिनों BN शर्मा जी खूब चर्चा में आए थे। RPSC के पूर्व चेयरमैन हैं, वो इसके संयोजक रहे हैं। प्लस इसके साथ साथ जो हैं वो लेखक इसमें कमल नयन सल्ले और पवन भंवरिया, जो सहायक आचार्य इतिहास के राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़ में हैं, जो इतिहास के एक जाने माने लेखक माने जाते हैं। चित्रा राव असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास की है और राजकीय कला महाविद्यालय सीकर से है, ये इसके लेखक बंधु हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी बातचीत की शुरुआत करते हैं। ये सिलेबस सब दिया गया है, मैं सीधे टॉपिक वाइज आपके सामने आता हूँ। इस पुस्तक में हम कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें राजस्थान का सामान्य परिचय पेज नंबर 1 से 28 तक, राजस्थान के प्रमुख लोक संत देवता, राजस्थान के उत्सव त्योहार मेले, वस्त्र आभूषण, चित्रकला, लोक कलाएं, स्थापत्य शिल्प के विभिन्न आयाम, लोक संगीत, राजस्थान के लोक नृत्य व लोक नाट्य, राजस्थानी भाषा साहित्य, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, और उसके बाद अंत में हम लोग बातचीत करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर भी। तो ये इतना अगर आप कवर करते हो तो सामान्य बाजार से खरीदी गई गाइड्स की तुलना में यहाँ से सफलता का अनुपात आपका हमेशा ज़्यादा रहेगा। ये मेरा विश्वास भी है और आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा जब इस क्लास को आप लोग अटेंड करोगे उसके बाद। सबसे पहले क्लास की शुरुआत करते हैं राजस्थान के सामान्य परिचय से, जहाँ से अक्सर 1 या 2 सवाल परीक्षाओं में आते ही आते हैं। तो देखिए मेरे मित्रों, मैं हर बार आपको मैंने इसमें नोट बताऊं आपको कि कहाँ कहाँ से सवाल परीक्षा में आए हैं और कौन कौन से आगे आने की पूरी संभावना है। 1949 से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। राजस्थान नाम से कोई भौगोलिक इकाई यहाँ नहीं थी पूरे देश भर में, ऐसा माना जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से परीक्षा में सवाल आया है। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉम्स ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। पहली लाइन में परीक्षा का सवाल है कि सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए किसने किया, तो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इस नाम का प्रयोग किया। 1829 में एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम राजस्थान या राजस्थान रखा। यह भी परीक्षा का सवाल है। दूसरी पंक्ति है 1829 में यह पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई, हजारों बार परीक्षा में सवाल आ चुका है। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कर्नल जेम्स टोड हैं और 1829 में इन्हें यह पुस्तक ली गई। इस पुस्तक में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो राजस्थान या राजस्थान। अब याद रखने की दृष्टि से मैं आपको बताऊं तो मेरे मित्रों, थान हमेशा किसी देवता का होता है, जैसे गोगा जी का थान है वैसे थान है। तो आपको पता होगा कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से हमारे यहाँ जाना जाता है, क्योंकि राजस्थान के इतिहास पर इन्होंने बहुत काम किया है। तो थान हमेशा देवता का होता है, इसी प्रकार इनको बाबा के नाम से जानते हैं, तो इसका मतलब थान इनका बना है। राजपूताना जो है वो थॉम्स का है। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आपका सवाल गलत नहीं होगा, वरना कन्फ्यूजन में हमेशा गलत होता है, ये सवाल अक्सर परीक्षा में आता है। स्वतंत्रता के बाद इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ और 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र एवं उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर कुछ क्षेत्र वहाँ पर बसी जातियों के नामों से जाने जाते हैं। राजस्थान के
क्षेत्रों में प्राचीन नामों से जिनका ऋग्वेद में भी वर्णन आया है, मरु है, धनव है, जांगल है, मत्स्य है, सूरसेन है, इन सब का ऋग्वेद में उल्लेख है। मरु और धन्व का ना मतलब आप धन्व दुर्ग सुना होगा आपने, इसका मतलब मरुस्थल में जो दुर्ग स्थित होते हैं उन्हें धानवन दुर्ग के नाम से जानते हैं। तो मरु या धनवन का एक ही अर्थ है, मरुस्थल जोधपुर का संभाग का जो क्षेत्र है उसके लिए उसे प्रयोग किया गया है। जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाता था और कालांतर में से मारवाड़ कहा जाने लगा। जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया जहां समी, कैर, पिल्लू आदि होते हैं। बीकानेर और नागौर के आसपास क्षेत्र जांगल देश कहलाता है। ये परीक्षा में सवाल आ चुका है, मैं बता देता हूँ आपको। बीकानेर और नागौर के आसपास का जो क्षेत्र है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो जांगल प्रदेश के नाम से इस प्रदेश को क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो परीक्षक आपसे पूछ सकता है कि भैया ये बताओ कि जांगल प्रदेश किस शब्द के किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो आपको बताना है नागौर के आसपास का जो क्षेत्र है उसके लिए किसका प्रयोग किया गया है? हमारे यहाँ जांगल प्रदेश का नाम उल्लेखित किया गया है। इसके बाद मेरे मित्रों बात करें मत्स्य, जिनका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है। जयपुर, अलवर, भरतपुर का विस्तृत क्षेत्र जो है वो मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता था, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। भरतपुर, अब आपसे मत्स्य जनपद की प्राचीन राजधानी के बारे में पूछा जाए तो जरूर अवश्य बता सकते हैं कि विराटनगर इसकी राजधानी थी। भरतपुर मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर, करौली अधिकांश भूभाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत आता था। यह भी प्राचीन राज्य था। महाभारत में इस उल्लेख जो है वो मिलता है। ये सामान्य बातें हैं, यहाँ तक के 4-5 सवाल जो बन सकते हैं परीक्षा में वो मैंने आपको बता दिए। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए भाग की चर्चा हमारी हो गई है। सूरसेन जनपद और मत्स्य जनपद के अंतर्गत आते थे। आगे जनपदों में आगे विस्तार से और बात करेंगे। भौगोलिक विशेषताओं के नामों पर अन्य जो क्षेत्र हैं उनका अगर उल्लेख करें तो अभी आपके वीडियो के एग्जाम में माही नदी के पास प्रतापगढ़ का भूभाग जो है उसे कांठल कहा जाता है। ये ध्यान रखना, अभी वीडियो के एग्जाम में आया है। माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता है, या जो माही नदी है उसका किनारा है उसे कांठा कहते हैं। 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग 56 का मैदान कहलाता है। हजारों परीक्षाओं में आज तक आ चुका है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा ध्यान रखना है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा नहीं है। यही सवाल देता है परीक्षक, उसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा भी आता है और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा भी आता है। तो आप ध्यान रखिए 56 का मैदान जो है वो 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य जो नदी नालों का समूह यहाँ पर है। 56 गांवों का समूह कह दीजिए, कुछ लोग इसे कहते हैं 56 नदी नालों का समूह, इस प्रकार भी कहते हैं। लेकिन इस पुस्तक में साफ लिखा है कि 56 गांवों का समूह होने के कारण इस क्षेत्र को 56 का मैदान के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। चलिए जरा अब और आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का जो पठारी भूभाग है उसे ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। हर पंक्ति में सवाल है यहाँ पर देखिए, भैंसरोडगढ़ से लेकर के बिजोलिया तक का भाग। अब वो भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया में आपको कन्फ्यूजन करेगा, वो कुंभलगढ़ से भैंसरोडगढ़ दे देगा, वो भैंसरोडगढ़ से कुंभलगढ़ दे देगा। लेकिन ध्यान रखना ऊपरमाल नाम से जाना जाने वाला जो क्षेत्र है वो पठारी क्षेत्र कौन सा है? भैंसरोडगढ़ से लेकर के बिजोलिया के मध्य वाला भाग है। उदयपुर के आसपास प्रदेश की अधिकता के कारण इसे गिरवा कहलाते हैं। पहाड़ियों की अधिकता के कारण, यानी उदयपुर के आसपास के जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे गिरवा के नाम से, गिरवा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा ये वाला क्षेत्र, ये भी परीक्षा में सवाल आ चुका है कि गिरवा की पहाड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो कहाँ है ये गिरवा की पहाड़ियाँ? तो आपको ध्यान रखना है गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर के आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं उनको कहा जाता है। मांड किस क्षेत्र को कहते हैं? ये भी परीक्षा में आ चुका है। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड है और मांड कला आजकल अल्लाह जिला बाई का आपने नाम सुना होगा, पधारो मारे निदेश, तो ये नाम आपने सुना होगा। मांड गायकी भी प्रसिद्ध है। तो जैसलमेर का नाम प्राचीन नाम जो है वो मांड है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र बागड़ कहलाता है। कोटा बूंदी प्रदेश हाड़ौती के नाम से प्रसिद्ध है। सीकर, झुंझुनू और चूरू शेखावाटी नाम से जाना जाता है। यहाँ तक हर पंक्ति में सवाल है, आपको याद करना है। अब भारत का इतिहास हो चाहे राजस्थान का इतिहास हो, इतिहास को पढ़ने की दृष्टि से विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहले उसकी बात करेंगे, उसके बाद राजस्थान की विभिन्न सभ्यताओं को लेकर आगे बढ़ेंगे। मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 विकल्पों में विभाजित किया जाता है: प्राक युग, आद्य युग, ऐतिहासिक युग। यानी प्राक युग होता है, एक होता है आद्य युग, एक होता है ऐतिहासिक युग। यानी जिस युग के बारे में हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है और उनके बारे में हमें सिर्फ कुछ एक प्रमाण प्राप्त होते हैं, वो है प्राक युग। उसके बाद लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाते, वो आद्य युग है। और जिसके बारे में सभी प्रकार के प्रमाण प्राप्त हैं हमारे पास, वो ऐतिहासिक युग है। तो यहाँ लिखा है प्राक युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था, वह युग क्या कहलाता है? प्राक युग कहलाता है। मेरे मित्रों, इसे 3 वर्गों में आप विभाजित कर लीजिए। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ ऐसे पढ़ते जाइए। आपको एक एक लाइन पढ़नी होगी इस पुस्तक की। हर राजस्थान में तैयारी करने वाले बच्चे के लिए यह पुस्तक गीता से कम नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूँ इस बात को। आद्य युग की संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, किंतु या तो वे अस्पष्ट हैं या उनकी लिपि को अभी पढ़ना संभव नहीं हुआ है। ये ऐतिहासिक युग की अगर आगे बात करें हम, तो उस काल के इतिहास को कहते हैं जिसका संबंध सुस्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। यानी 3 है, प्राक, आद्य और ऐतिहासिक। प्राक जिसके कोई भी प्रकार के साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है, दूसरे जिनके साक्ष्य तो उपलब्ध हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, तीसरे जिनके साक्ष्य उपलब्ध हैं वो कौन सा कहलाता है? वो कहलाता आपका ऐतिहासिक काल। प्राक युग का जो काल है वो युग सृष्टि की जब निर्माण हुई उससे लेकर के हड़प्पा सभ्यता का जो पूर्व तक का काल है वह प्राक युग कहलाता है। आद्य युग कहलाता है हड़प्पा सभ्यता से 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो आद्य युग कहलाता है। और ऐतिहासिक युग जो है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर के वर्तमान तक का जो समय है वो कहलाता है। इसके बाद हम बात करें प्राग ऐतिहासिक राजस्थान की स्थिति कैसी थी, यानी इन तीनों युगों में राजस्थान किस दौर से गुजरा होगा, हम उस दौर की बात करेंगे। तो सबसे पहले दौर बात करते हैं जिस समय लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं थे, प्राक ऐतिहासिक काल जिसे हम लोग कहते हैं। उस काल में क्या हुआ होगा, राजस्थान में क्या रहा होगा राजस्थान में, उस पर बातचीत करते हैं। मानव सभ्यता का उदय नहीं घाटियों में हुआ। राजस्थान मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाले कंदमूल फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। सघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही थी। यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थलीय समुद्र विद्यमान था। यहाँ पर सरस्वती, दृष्टवती नदियाँ इस समुद्र में आकर गिरती थी। यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में एक होने का गौरव प्राप्त हुआ। इस मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। तो मेरे मित्रों, इसी काल को, प्राक ऐतिहासिक काल को 3 कालखंडों में हम विभाजित करके पढ़ते हैं। जिन 3 कालखंडों की बात करेंगे, पाषाण काल जो है उसमें पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल के नाम से हम लोग जानते हैं। मित्रों, ये पाषाण काल जो है, स्टोन एज जिसको अपन कहते हैं, इसमें अलग अलग 3 कालखंड जो हमने बांटे हैं उनकी अगर हम बात करें तो एक आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें पैलियोलिथिक एज जो है उसे पूरा पाषाण काल कहते हैं। पैलियोलिथिक एज इसको कहते हैं, ये पूरा पाषाण काल है। फिर इसे मेसोलिथिक एज कहते हैं, वो मध्य पाषाण काल है। और जो बाद का है उत्तर पाषाण काल, उसे नव पाषाण काल के नाम से, नियोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। और आजकल कुछ लोग एक बीच में ताम्र पाषाण काल भी बताते हैं, वो ताम्र पाषाण काल के बारे में भी हम लोग बातचीत कर सकते हैं। लेकिन राजस्थान की अगर बात करें तो पूर्व पाषाण काल जो हमारा है, पैलियोलिथिक एज जो है, इसमें राजस्थान की स्थिति क्या रही होगी। राजस्थान के विभिन्न स्थानों से इस कालखंड में पत्थरों के विभिन्न औजार प्राप्त हुए, जैसे जोधपुर है, जैसलमेर है, जयपुर है, अजमेर है, अलवर है, बीकानेर है, भीलवाड़ा है, जालोर है, चित्तौड़गढ़ है और पाली है, टोंक है। इन क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार के उपकरण जो है वो हमें प्राप्त हुए। तो यहाँ देखिएगा क्या लिखा है, राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में उत्खनन से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्ट्जाइट पत्थर से अनेक उपकरण से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। 1870 में C.A. हैकट, ये नाम याद रखना, C.A. हैकट नाम है, सर्वप्रथम जयपुर के इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी हुई पाषाणकालीन हस्त कुठार यानी हैंड एक्स जिसे बोलते हैं, इसकी खोज निकाली थी। तो ऐसे कॉलेज लेक्चरर इतिहास के पेपर तक सवाल पूछे हैं और स्कूल व्याख्याता में इतिहास में भी इस तरीके के सवाल। राजस्थान में पूरा पाषाण काल के प्रमाण जो हैं वो सबसे पहले कहाँ खोजे गए, इंद्रगढ़ जयपुर में 1870 में C.A. हैकट के नेतृत्व में। और हैंड एक्स जो है इस प्रकार का एक हथियार जो है वो बना मिला। कुछ समय पश्चात सेटनकर ने झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकाले। इसके अलावा योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्र नाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के
RC अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरीशचंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूरा पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया। इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालौर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों में प्रमुख नदियों, विशेष रूप से चंबल, बनास एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। जालौर से इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय बी आलचिन को है। स्पष्ट है कि उपयुक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था। तो पैलियोलिथिक एज में राजस्थान की विभिन्न नदियों के किनारे मान लीजिए, या फिर इस काल में मानव जो है वो आखेटक या खाद्य संग्रह से संबंधित था, और इसी युग में राजस्थान में इन जिलों में जो है वो हैंडेक्स नाम का एक महत्वपूर्ण औजार जो है वो इस समय खोजा गया। इसके बाद बात करें मीजोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी है, जिसमें मानव जो है वो शिकारी प्रकृति के साथ साथ भोजन का संग्रह करता था। इसी काल में मानव सर्वप्रथम पशुपालन करने लगा। राजस्थान के बागोर के भीलवाड़ा में आपको पता होगा प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य जो है वो मिले हैं। तो भीलवाड़ा जो क्षेत्र है, आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए मेरे मित्रों कि भीलवाड़ा से पशु के जो साक्ष्य मिले हैं, यानी पशुपालन के साक्ष्य जो मिले हैं वो किस काल के हैं, तो मध्य पाषाण काल के हैं, ये ध्यान रखना। प्रागैतिहासिक काल मध्य पाषाण काल कहलाता है। पश्चिमी राजस्थान में लूनी व इसकी सहायक नदियां, चित्तौड़ की बेड़च नदी घाटी, विराटनगर के मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। इस काल के छोटे उपकरणों की अगर बात करें तो जेस्पर है, एगेट है, चर्ट है, कार्नेलियन है, क्वार्टजाइट है, कलसेडोनी है आदि पाषाणों से बने हैं, जिसमें ब्लेड, ये ध्यान रखना, इग्रेवर, ट्राइंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रेपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय है। तो इन उपकरणों के नाम देकर आपसे पेपर सेटर पूछ सकता है कि ये किस काल से संबंधित है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या फिर नव पाषाण काल से। तो आपको बताना है मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ये सारे ट्राइंगल है, ट्रेपेज है, ब्लेड है, इरेवर है, स्क्रेपर है, ये सब नाम याद रखना। ये कॉलेज लेक्चरर और स्कूल लेक्चरर की परीक्षाओं में सवाल पूछे जा चुके हैं यहाँ से। पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण उपकरण भी कहा जाता है। उसके बाद बात करेंगे तीसरे कालखंड की, जिसका है नव पाषाण काल या इसे नियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। 4000 से लगभग 2500 ईसा पूर्व की बातचीत हम कर रहे हैं, और इतिहास में इस काल को खाद्य उत्पादन काल की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि मानव इस काल में खेती करने लग गया था। तो मानव जो है उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल में खेती करने लग गया। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में बेड़च और गंभीरी नदियों के किनारे, चंबल व बामनी नदियों के तट पर स्थित भैंसरोडगढ़ व नवघाट बनास तट पर हमीरगढ़, जहाजपुर, देवली, गिलून, लूनी नदी के तट पर पाली, समदड़ी, शिकारपुर, सोजत, पिपाड़, खींवसर व टोंक जिले में भरनी नामक स्थानों से उत्तर पाषाण काल के विभिन्न औजार और बर्तन हमें प्राप्त हुए हैं। अगर बात की जाए भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता का उदय हुआ। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के अनेक उपकरण जो है वो प्राप्त हुए हैं, जिनमें भीलवाड़ा में बागौर और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त उपकरण विशेष रूप से उल्लेखनीय माने जाते हैं। तो ये बातचीत हमारी अब तक की हुई है मेरे मित्रों। इतिहास के महत्वपूर्ण प्राग ऐतिहासिक काल के कालखंड की हमने बात की, जिसमें पूरा पाषाण, उत्तर पाषाण और ताम्र पाषाण है, ये प्राग ऐतिहासिक काल है। इस प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित जितनी बातें आपसे राजस्थान के संदर्भ में हैं, उन बातों पर हमने बातचीत अभी की है। अब हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन कौन सी बातें हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में धातु काल किस प्रकार का रहा होगा? ताम्र पाषाण, ताम्र और ताम्रकांस्य काल। धातु काल के अंतर्गत राजस्थान में अनेक स्थानों पर ताम्र पाषाण और ताम्रकाल के अवशेष मिले हैं, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव में संस्कृति का विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति में प्राचीन स्थलों में, अब देखिए परीक्षक सवाल क्या पूछेगा, निम्न में से कौन से ताम्रकालीन संस्कृति से संबंधित है या ताम्र सभ्यता से संबंधित है, संबंधित नहीं है। तो ये सब नाम आपको याद करने हैं। गणेश्वर कहाँ पर है? सीकर में है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में, गिलूंड राजसमंद में है, आड़ व जाडोल जो है वो उदयपुर में है, पिंड पांडलिया जो है वो चित्तौड़ में है, कुराड़ा नागौर में है, सावनिया व पुंगल बीकानेर में है, नंदलालपुरा, किराड़ोत और चितवाड़ी ये जयपुर में है, एलाना जालौर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर,
कोल माहौली, सवाई माधोपुर, मल्लाह, भरतपुर, ये सभी के सभी क्षेत्र जो हैं ये किस से संबंधित है? ताम्रपाषाण काल या ताम्रकांस्य काल से संबंधित है। तो ताम्रकाल से संबंधित भी अगर आपसे पूछा जाता है कि ताम्रपाषाण काल से संबंधित राजस्थान के कौन कौन से स्थान संबंधित है, तो मैंने आपको बता दिया कि यह नवपाषाण की अंतिम अवस्था मानी जाती है और मानव के द्वारा इस काल में धातु का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। इस सभ्यता में अवशेष राजस्थान की आहड़ तथा गिलून, कालीबंगा, गणेश्वर इन सभ्यताओं से प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन सी सभ्यता ताम्रपाषाण काल से संबंधित है वो सभी मैंने आपके सामने रख दिया। इसके बाद लोह युगीन काल आता है। लोह युगीन काल में राजस्थान में क्या क्या था जरा देखिएगा। लोह काल ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लोहे का ज्ञान और उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतरकारी घटना थी। इसे कृषि उपकरणों तथा हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को बदल दिया। राजस्थान में नौह भरतपुर में है, जोधपुरा जयपुर में है, सुनारी झुंझुनू में है। सुनारी पक्का याद रखना, हर पेपर में आता है। सुनारी, झुंझुनू, रेंड, टोक आदि स्थानों से लोह संस्कृति के समय के अनेक हथियार व उपकरण मिले हैं। मैं यहाँ रुक इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये 4-5 स्थान जो दे रखे हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नौह भरतपुर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी, रेंड, टोंक, ये स्थान जो है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण, इसलिए मैं यहाँ पर रुका हूँ मेरे मित्रों। अत्यंत महत्वपूर्ण है इसीलिए रुका हूँ। तो आपको ये बता देता हूँ कि आपका नौह जो है वो कहाँ पर संबंधित है। नौह कहाँ से संबंधित है? तो नौह जो है वो भरतपुर से संबंधित है। नौह भरतपुर से संबंधित है, तो नौह का पक्का याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा अगर हम लोग बातचीत करें, नौह के बाद में जोधपुरा जयपुर से, सुनारी झुंझुनू से, रेंड टोंक से, ये स्थान जो हैं वो कहाँ कहाँ से संबंधित है, किस किस जिले से संबंधित है, ये बात बस आप याद कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा याद करने की आपको ज़रूरत फिर नहीं है। और किस कालखंड से संबंधित है? लोह युगीन सभ्यता से संबंधित है। आगे चलिए, यहाँ पर है नौह से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है। जोधपुरा और सुनारी से लोहे गलाने की भट्टियां जो है वो अस्त्र शस्त्र उपकरण बनाने के कारखाने अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। रेंड को लोहे सामग्री की प्रचुरता के कारण राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि राजस्थान का टाटा नगर किसको कहा जाता है? तो रेंड टोंक जो है इसे राजस्थान का टाटा नगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजस्थान में यहाँ पर लोहे सामग्री की प्रचुरता पाई गई है। जोधपुरा और सुनारी से लोहे गलाने की भट्टियाँ जो है वो भी प्राप्त हुई है। अस्त्र शस्त्र और उपकरण भी जोधपुरा और सुनारी, जोधपुरा जयपुर में है और सुनारी आपको पता है झुंझुनू में है। इसके बाद लोह काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी स्लेटी रंग के चित्रित मृदभांड संस्कृति का उदय हुआ। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी, नौह आदि स्थानों से मिले हैं। संस्कृति का उदय 600 ईसा पूर्व में हुआ तथा इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का ऐतिहासिक युग क्या होता है? आरंभ होता है। और यहाँ से आगे की बातें बड़े गौर से सुननी है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में। क्या कुछ यहाँ पर आपके सामने लिखा जा रहा है उस पर बातचीत करते हैं। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि भैया ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर है ये? तो ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ जिला शायद सबको पता है। हनुमानगढ़ अपने आप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और हनुमानगढ़ में ही एक जगह है जिसका नाम है पीलीबंगा। उस पीलीबंगा से कुछ ही दूरी पर स्थित है आपकी कालीबंगा। प्राचीन द्रस्वती और सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में घग्गर नदी का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन सभ्यता मानी जाती है कालीबंगा, वो विकसित हुई। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित ये सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा है। और ये ध्यान रखना मेरे मित्रों, ये शब्द जो है वो कालीबंगा किस भाषा का है? तो यह पंजाबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? पंजाबी भाषा का शब्द है। कौन सा? कालीबंगा, जिसमें काली का मतलब तो काली होता है, बंगा का मतलब होता है चूड़ियाँ। क्या होता है? चूड़ी शब्द ध्यान रखना। सर्वप्रथम ये अभी परीक्षा में आया था 1952 में, हाईकोर्ट एलडीसी में आया ये सवाल। अभी 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी
उसके पश्चात 1961-62 में बीबी लाल और बीके थापर ने इसमें योगदान दिया। तो सबसे पहले आपको अगर ऑप्शन में देखना है, अगर अमलानंद घोष है, अमल काला होता है मेरे मित्रों, तो अमलानंद घोष याद कर लो, कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। सर्वप्रथम तो ये नाम देखो, अगर ये है तो ऑप्शन में यही सही माना जाएगा। इसके बाद अगर ये नहीं है तो आप बीबी लाल और बीके थापर का नाम जो है वो इसमें ले सकते हैं। चलिए जरा और आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है हमारे सामने इसके अलावा और इस सभ्यता से संबंधित बातें। जरा देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने लिखा है कि उत्खनन कार्य करवाया। उत्खनन की इस सभ्यता के 5 स्तर प्राप्त हुए मेरे मित्रों। यहाँ से कितने स्तर प्राप्त हुए इस सभ्यता की खुदाई में? 5 स्तर की खुदाई प्राप्त हुई है इसमें, और 5ओं स्तर जो है वो किससे संबंधित है? पहली बात तो आपको ये जानना है। 5 स्तर जो है उसमें से ये कहा गया है कि प्रथम 2 स्तर जो हैं वो तो हड़प्पा काल से पहले के हैं, और 3 जो हैं वो उसके क्या है? बाद के हैं। यानी हड़प्पा काल से भी, हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन सभ्यता राजस्थान की कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता है। तो प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन, तीसरे और चौथे और 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान या उसके समकालीन बताई जा रही है। तो इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटे गए हैं, एक तो प्राक हड़प्पा सभ्यता और एक हड़प्पा सभ्यता, यानी एक हड़प्पा काल से संबंधित और एक हड़प्पा से पहले। तो हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन सभ्यता के प्रमाण राजस्थान में कहां से प्राप्त हुए हैं? तो आपको जवाब देना है कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप में बसा हुआ नगर था। मकान में भी मिट्टी की ईंटों का धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन, उनके अवशेष पतले और हल्के हैं तथा उनमें सुंदरता व सुडौल का अभाव है। बर्तनों का रंग लाल, जिन पर काली व सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई हैं। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा अनुमान है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राजस्थान की बहुत सारी परीक्षाओं में ये सवाल आए हैं। तो कालीबंगा से। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। कालीबंगा में मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों के समाधान पद्धति की जानकारी भी मिलती है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल के खोपड़ी का छिद्र होने का प्रमाण मिलता है, जो कि शोध बीमारी यानी मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण। आपने देखा होगा इस प्रकार की बीमारी के साक्ष्य भी राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जिसमें शिरोधार्य नाम की एक प्राचीन पद्धति होती थी, उसमें चिकित्सा पद्धति उससे की जाती थी। तो ऐसा प्रमाण वहाँ से प्राप्त हुए। यहाँ से खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, ये SI में आ चुका है। हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आपको ध्यान रखना, राजस्थान में कालीबंगा से मिले हैं। लकड़ी की नाली, बेलनाकार मोहर का हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान है। लकड़ी की नाली कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये भी यहाँ से प्राप्त हुई है। बेलनाकार मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? यानी बेलनाकार, बेलन की आकृति की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है। और खिलौना, बैलगाड़ी जो है वो यहाँ से, जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ पर, अग्निकुंड या हवन कुंड के साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए। इसके बाद देखिए अगला, आहड़ सभ्यता की हम लोग बातचीत करेंगे मेरे मित्रों। ये सब आपके सिलेबस का हिस्सा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एक एक बात महत्वपूर्ण है। आहड़ सभ्यता का संबंध किस शहर से है? तो आपको जवाब देना है भैया उदयपुर से संबंधित है। वर्तमान में, वर्तमान का जो उदयपुर क्षेत्र है वहाँ से इसका संबंध है। यहाँ बहने वाली आहड़ या आयड़ नदी के तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष प्राचीन पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, जिसे धूलकोट, ये नाम कई परीक्षा में आया चुका है। धूलकोट नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो ध्यान रखना, आहड़ सभ्यता को धूलकोट सभ्यता के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। और इसमें 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास, 1953 का नाम ध्यान रखना, 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास सबसे पहले, अक्षय कीर्ति व्यास, AV अक्षय कीर्ति व्यास, उसके बाद RC अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल, उसके बाद HD सांखलिया। इन तीनों के नाम आपसे परीक्षक पूछेगा और पहले भी परीक्षाओं में पूछ चुका है, इसलिए मैं एक बार फिर इन नामों को आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ कि याद कैसे करें। पेपर सेटर कितना चालाक है, वो सीधा पूछेगा राजस्थान की किस सभ्यता का संबंध HD सांखलिया से है, किसका संबंध रतन चंद्र अग्रवाल से है, किसका संबंध अक्षय कीर्ति व्यास से है। वो सीधा भी पूछ सकता है धूलकोट सभ्यता का संबंध किस सभ्यता को कहा जाता है? तो आहड़ सभ्यता को धूलकोट के नाम से जाना जाता है। तो अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांखलिया, इन तीनों के नाम आहड़ सभ्यता से संबंधित हैं। इस सभ्यता के लोग
मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंट, धूप में सुखाई गई ईंट है, ये ध्यान रखना। यानी अग्नि में पकाकर ईंटों का इस्तेमाल मकान में नहीं करते थे, वो धूप में सुखाई गई ईंटों का इस्तेमाल व पत्थरों का प्रयोग करते थे। तो आपसे सीधा पूछेगा राजस्थान की किस सभ्यता में धूप में सुखाई गई ईंटों व पत्थरों से मकानों का निर्माण किया जाता था, तो आहड़ सभ्यता जवाब देना है। बाकी ऑप्शन पर डिसाइड होगा, क्योंकि आगे आने वाली कुछ और सभ्यताओं में इस प्रकार के हो सकते हैं कि आपको प्रमाण मिले। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे। हर लाइन में सवाल है परीक्षा का, पेपर सेटर पूछेगा आपसे, राजस्थान की ऐसी सभ्यता जिसमें मृतकों को गहनों के साथ, आभूषणों के साथ दफनाए जाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ऐसी राजस्थान की कौन सी सभ्यता है? तो आपको जवाब देना है राजस्थान के उदयपुर की आहड़ सभ्यता जो है वो इसके लिए जानी जाती है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, जो आहड़ को लाल और काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। सीधा सवाल पूछेगा, लाल और काले मिट्टी के मृत भांड राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आहड़ सभ्यता आपको जवाब देना है। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा पूछेगा ताम्रवती नगरी जो है, इस नाम से कौन सी राजस्थान की सभ्यता जो है उसको जाना जाता है? ताम्रवती नगरी की सभ्यता के नाम से आहड़ सभ्यता को। तांबे के औजारों और उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण इसका नाम क्या रखा गया? ताम्रवती नगरी नाम रखा गया है। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ की रंगाई छपाई व्यवसाय उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जा सकता है। इसमें इस प्रकार की बातें भी है कि भाई आप रंगाई छपाई का उद्योग भी यहाँ पर प्रचलित था। इसके बाद बात करें अगली सभ्यता जिसका नाम है गिलुंड सभ्यता। मेरे मित्रों, गिलुंड राजसमंद में स्थित है। गिलुंड कहाँ पर है? तो ये सब आप लोग वैसे भी जानते हैं कि भैया राजसमंद की हम लोग बात करें, और राजसमंद राज सिंह के नाम पर इसका नाम राजसमंद पड़ा। राजसमंद जिले में स्थित गिलुंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी हुई यह सभ्यता प्रकाश में आई, जिसे बनास संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में, अब बीबी लाल का नाम आया है, बीबी लाल बी के था पर ये सब पहले भी आए, लेकिन बीबी लाल का पहली बार नाम मुख्य नाम में आया है। तो बीबी लाल का सीधा पेपर में सवाल आए, बीबी क्या है भैया? लाल है। किसकी बीबी लाल है? तो गिलुंड की जो बीबी है वो लाल है। तो गिलुंड सभ्यता राजसमंद में स्थित है, तो राजसमंद भी याद करिएगा इसके साथ साथ। और इसका उत्खनन उन्होंने सबसे पहले किया। फिर 1998 और 2003 के मध्य में पूना के डॉक्टर वी.एस. शिंदे, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी कोसल निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। उत्खनन में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए, जिसका समय 1900 से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। गिलुंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, सादे मिले हैं, काले मिले हैं, पॉलिशदार मिले हैं, भूरे, लाल, काले। चित्रित मृदभांड यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। चित्रित मृदभांड कहाँ से? गिलुंड से प्राप्त हुए हैं। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। आहड़ में पकी ईंटें, यानी आग में पकी हुई ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना। आहड़ में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ था, लेकिन वो किस में पकी हुई नहीं थी? वो अग्नि में पकी हुई नहीं थी, वो धूप में सुखाई गई ईंटें थी। लेकिन गिलुंड में इनमें आग में पकाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है मेरे मित्रों, आग में पकाई गई ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो ये प्रयोग किया गया है गिलुंड में। जबकि सूर्य की जो रोशनी है, प्रकाश है, उसमें पकाकर ईंटों को कहाँ तैयार करके उसके बाद उसका प्रयोग किया जाता था, तो वो सभ्यता आपकी कौन सी है? आहड़ सभ्यता है। तो 3 सभ्यताओं पर मैंने अभी बातचीत की है। महत्वपूर्ण बात है, पहली कालीबंगा सभ्यता, दूसरी आप लोगों की आहड़ सभ्यता, तीसरी गिलुंड सभ्यता पर बातचीत की है। अभी और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए यहाँ पर। उसके बाद हम बात करेंगे बागोर भीलवाड़ा में स्थित है। बागोर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। कौन सी नदी के किनारे है? तो कोठारी जो नदी आपकी, कौन सी नदी मेरे मित्रों? कोठारी नदी के किनारे पर आपको ध्यान रखना है भैया, कोठारी नदी के किनारे पर। और यहाँ पर वी.एन. मिश्र जो है, डॉक्टर वी.एन. मिश्र जो है, इनके नेतृत्व में 1967 में यहाँ पर 1970 तक उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन के दौरान यहाँ प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता के जो है वो प्रमाण प्राप्त हुए। बागोर भीलवाड़ा में है, वी.एन. मिश्र के नेतृत्व में यहाँ पर क्या किया गया है? उत्खनन कार्य किया गया है। चलिए जरा नेक्स्ट बात करते हैं मेरे मित्रों अगले पॉइंट की और। अगला पॉइंट हमारा किस सभ्यता से संबंधित है जरा देखिएगा। तो यहाँ पर अवशेष जो हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं प्राग ऐतिहासिक काल के, जो 4 से 5 हजार वर्ष पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, जो इस सभ्यता के
निवासियों के आखेटक होने को प्रमाणित करते हैं। बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं जिनमें छेद वाली सुई, ये जो सुई काम में लेते हैं पतली वाली, उस छेद वाली सुई के प्रमाण राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगर ये पूछा जाए कि छेद वाली सुई के प्रमाण राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये राजस्थान में बागोर से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम साक्ष्य पशुपालन के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बागोर भीलवाड़ा से जो है वो पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बागोर मध्य पाषाणकालीन स्थल लघु पाषाणकालीन उपकरण का प्रमुख केंद्र रहा है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक तो सुई वाला, छेद वाला और एक पशुपालन वाला, ये दो बातें परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखने। इसके बाद हम लोग बातचीत कर रहे हैं मेरे मित्रों गणेश्वर सभ्यता के बारे में। गणेश्वर सभ्यता जो कि महत्वपूर्ण सभ्यता है, अक्सर परीक्षा में यहाँ से सवाल आते हैं। सीकर जिले में नीम का थाना जो सीकर का वहाँ से संबंधित है और कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। रतन चंद्र अग्रवाल, ये नाम याद रखना, आरसी अग्रवाल इनका शॉर्ट में नाम लोग आप लिख सकते हैं। कई बार परीक्षाओं में आरसी अग्रवाल भी लिखा हुआ आ जाता है। तो आरसी अग्रवाल जो है, रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में यहाँ पर क्या किया गया था, उत्खनन कार्य 2800 ईसा पूर्व सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। गणेश्वर में अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध उपकरण मिले हैं, इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीन सिद्ध करती है। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरण व पात्रों में 99% तांबा है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें कृप स्वर्णी मृद पात्र कहते हैं। यह बर्तन काले व नीले रंग से सजाए हुए हैं। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी, भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। यहाँ से जो तांबा है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी क्या किया जाता था, भेजा जाता था मेरे मित्रों। तो यहाँ तक मैंने कुछ महत्वपूर्ण जो सभ्यताएं राजस्थान की थी उनसे संबंधित कुछ बातें मैंने यहाँ की है। हालांकि कुछ और सभ्यताएं अभी बाकी है, तो नेक्स्ट क्लास में इन सब से संबंधित मैं बातचीत करूंगा। लेकिन बातचीत की शर्त यही है कि अगर आपको इस प्रकार पसंद आता है और सवाल वाकई में आपकी परीक्षा के लाभदायक हैं तो ही इसको कंटिन्यू रखा जाएगा। अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं आती है तो इसे स्टॉप कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने सुझाव जरूर मुझ तक पहुंचाइएगा, कमेंट जरूर करिएगा वीडियो में, तो आपको पता चले कि हाँ इस बात को जारी रखा जाए तो आपको इसका लाभ होगा या नहीं होगा। तो आप सोच कर विचार करके एक कमेंट जरूर करिए और ये बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।